नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, हिंदी की पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला का अध्ययन किया था और वर्णमाला में जैसे बात हुई थी, ये क्या है, वर्णों की माला है, यानी वर्णों की श्रृंखला है जिसमें दो प्रकार के वर्ण की बात हुई थी, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम लोग इन्हीं स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि कितने स्वर होते हैं, किस आधार पर होते हैं और व्यंजन के भेद क्या हैं। पिछली वीडियो में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की बात हुई 52, उसमें स्वर 11, अयोगवाह 2, मूल व्यंजन 33, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। इस तरह 52 वर्ण ये वर्णमाला में हम लोगों ने जाना था। और आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्वरों का वर्गीकरण। जब हम स्वर के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वर कहते किसे हैं। स्वर क्या है? स्वर वे मूल वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ये बिना किसी सहायता के कंठ से स्वतः फूट कर आते हैं। कौन? स्वर। तो अब इन स्वरों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहला हम बात करते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर, 3 भेद बताए गए, जिसमें पहला भेद आपका है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर जो हैं इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय। जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को हम क्या कहते हैं? इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर में तीन स्वर हमारे आते हैं। कौन कौन से? आ, उ और ई। क्रम हमने कर दिया। इसमें आ, उ, ई ये 3 स्वर हमारे कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, या इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा भेद, स्वर के दूसरे भेद पर हम आते हैं। और एक चीज और, मात्रा की भी बात करते हैं। तो इन स्वरों में इनके जो है वो कितनी मात्रा? 1 मात्रा लगती है और इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा, इसलिए इन स्वरों को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर में 3 चीजें मुख्य रूप से हमको जानना है। उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हीं तीनों को, आ, ई, उ, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और इनमें एक मात्रा, और इसलिए एक मात्रिक स्वर भी इसे हम कहते हैं। फिर दूसरा भेद जो है वो दीर्घ स्वर। ये पहला था मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की बात किया, एक मात्रिक स्वर की बात किया। और दूसरा खंड, जो दूसरा भेद है, दूसरा भेद कौन सा है?
दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की जब बात करते हैं, दीर्घ स्वर हम किन्हें कहेंगे? तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय, जिनके उच्चारण में किससे? ह्रस्व से अधिक समय, ह्रस्व से अधिक समय, या यूं भी कह सकते हैं कि ये 2 गुना समय लेते हैं। कितना? 2 गुना समय, यानी उच्चारण में ये ह्रस्व से 2 गुना समय लेते हैं, इसलिए इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। दूसरी चीज, उच्चारण के समय क्या होता है? 2 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का स्वर लगता है और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को चूंकि 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वह है आपका दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, एक मात्रिक में ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ था। इसमें ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। एक स्वर दीर्घ में और प्रयोग होता है जो आगत स्वर है, जिसे हम आप कहते हैं औ। जैसे आप डॉक्टर में लगाते हैं, हॉस्पिटल में लगाते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा ग्रहित स्वर है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का स्वर है, तो यह दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। यहां 4 हमारे जो ये 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, अभी इनकी बात हम आगे करेंगे। संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर में भी जाते हैं। अब तीसरा भेद, जो हमारा तीसरा भेद है, वह तीसरा भेद प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और अब हम तीसरे स्वर की बात करते हैं। तो तीसरा स्वर कौन सा है? तीसरा स्वर प्लुत स्वर। तीसरा स्वर प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में इसका प्रयोग करते हैं, या नाटक के संवादों में, या नाटक के संवादों में प्लुत स्वर। और एक अक्सर हम आप बोलते हैं ओम, तो इसका जो रूप होता है वो अंग्रेजी के यस रूप में आता है, और हम आप लिखते हैं। तो ये जो चिन्ह है, ये जो प्रतीक है, ये प्लुत स्वर का प्रतीक है। और जैसे आप बोलते हैं राम, अब राम का जब हमने उच्चारण किया तो वहां पर रा के बाद ये आपका प्लुत स्वर आएगा, राम। ये आपका क्या होता है? ये रा के बाद अधिक समय लेता है, और ये विशेषकर कहां पर? किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा अभी हमने कहा, दीर्घ स्वर में 4 स्वर जो लिया, ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर
यानी अगला खंड हम बात कर रहे हैं किसकी? संयुक्त स्वर की। अगला खंड संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? ऐसे स्वर जो दो विजातीय या असवर्णी स्वरों के मेल से बने हैं। ऐसे स्वर जो दो विजातीय या असवर्णी मेल से बने हैं। असवर्णी स्वरों के मेल से, असवर्णी स्वरों के मेल से बने, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर की संख्या 4। वो कौन से 4 हैं? ए, आए, ओ और औ। ये चार स्वर हैं जो संयुक्त स्वर में आते हैं, और इनके उच्चारण में भी 2 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में जो समय लगता है, इनके वो भी क्या है? वो भी 2 मात्रा का समय लेता है। संयुक्त स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लेता है। अब यहाँ ये जो बताया कि 2 विजातीय या 2 असवर्णी स्वरों के मेल से बने जो स्वर हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो अब जैसे ये चारों स्वर हमारे जो संयुक्त स्वर हैं, जैसे ए है तो ये आ धन ई के योग से बना है, आ धन ई के योग से। उसी तरह अय जो है वो आ धन ए के योग से बना है, आ धन ए के योग से अय बना है। ओ जो बना है वो आ धन उ के योग से बना है, और औ जो बना है वह आ धन ओ के योग से बना है। ये हमारे 4 संयुक्त स्वर हुए। अब हम स्वर के विभाजन की जब बात किया तो सर्वप्रथम उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाला समय या मात्रा के आधार पर, तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर जिसमें 3 आपके आते हैं, आ ई उ। फिर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से दूना समय लेता है उच्चारण काल में, 2 मात्रा का समय लेता है। और दूसरी चीज उसमें कि ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ जो किसमें था? ह्रस्व स्वर में, उसका दीर्घ रूप यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के साथ साथ ये चारों भी किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर। क्यों? यहां पर 2 वर्णों का मेल हुआ है। भाई ये जो हुआ है ए, ऐ, ओ, औ, ये 2 वर्णों के मेल यानी 2 स्वरों के मेल से बना है। इसलिए कभी कभी संयुक्त स्वरों को भी हम दीर्घ स्वर की श्रेणी के अंतर्गत इसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घ स्वरों की संख्या जब हम बात करेंगे, इन चारों को भी जब मान्यता मिली है दीर्घ स्वर की, तो 3 दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और 4 ये, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर। दूसरा स्वर का विभाजन करते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसमें 3 प्रकार के भेद बताए गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अब यहां प्रश्न होता है कि भाई जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन,
तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है, भाई जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है, जीभ का अग्रभाग काम आता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। उच्चारण करते समय जैसे हम बात करते हैं इ ई ए ये चार हमारे किस में आते हैं, ई और ए ये चार हमारे अग्र स्वर में आते हैं। इससे भी प्रश्न पूछ लेता है कि अग्र स्वर में निम्न में है या निम्न में नहीं है। तो अग्र स्वर में कौन से हैं, ई और ए। फिर मध्य स्वर की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग काम में आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। और इसमें कौन सा आता है, इसमें सिर्फ एक स्वर आता है, ह्रस्व आ जो है वो मध्य स्वर। अब बाकी जो बचे वो पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है, जीभ का पश्च भाग काम में आता है। भाई पश्च स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें दीर्घ आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, तीन ये हो गए। उसके बाद ओ और वो गृहीत स्वर आ जो है वो भी इसी की श्रेणी में आता है। तो यानी जिह्वा के या जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिनका उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग काम में आता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चार स्वर हैं, ई ए। उसी तरह मध्य स्वर उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम में आता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक स्वर है, वो भी ह्रस्व आ। और पश्च स्वर उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम में आता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर, जिसमें आ, उ, ओ और गृहीत स्वर अ। ये आपका किस आधार पर हो गया, ये जीभ के प्रयोग के आधार पर इसका विभाजन हो गया। अब हम अगला विभाजन करते हैं मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। भाई ये हमारा मुख विवर का द्वार है, इसके खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। तीसरा मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर के खुलने के आधार पर, इसके आधार पर चार भेद बताए गए, जिसमें पहला है आपका विवृत स्वर। पहला
कौन सा स्वर है? विवृत स्वर, अंग्रेजी में कहते हैं ओपन। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। भाई जैसे आप उच्चारण करिए आ, देखिए आ में पूरा मुख खुल रहा है, तो इसमें आपका आता है दीर्घ आ। ये किस में आएगा? ये विवृत स्वर में। उसके बाद दूसरा आता है अर्धविवृत। दूसरा भेद इसका क्या है? इसका दूसरा भेद है अर्धविवृत, हाफ ओपन। अर्धविवृत, अर्धविवृत में क्या होता है? उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? आधा खुलता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसमें अ, ऐ, औ। इसमें कौन कौन सा है? अ, ऐ, औ और औ। ये स्वर हमारे किस में जाते हैं? ये स्वर हमारे अर्धविवृत में जाते हैं। इसके बाद अर्ध संवृत, हाफ क्लोज, तीसरा भेद है। वो क्या है? अर्ध संवृत, हाफ क्लोज, यानी आधा बंद। तो ये क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है? मुख द्वार आधा बंद होता है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? उन स्वरों को हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसमें ए और ओ आता है, ए और ओ। ये दोनों स्वर के उच्चारण आप इनका करिए, ए, ओ, ये आधा बंद होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत। और फिर आपका चौथा भेद मुख खुलने के आधार पर है, वह है संवृत स्वर, यानी क्लोज। संवृत स्वर में क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है, इसमें क्या होता है? जो मुख द्वार है वह क्या होता है? वह लगभग बंद, मुख द्वार लगभग बंद होता है। इसमें ई उ ऊ, आप देखिए ई उ ऊ, मुख द्वार लगभग हल्का सा खुलता है, मुख द्वार इसमें लगभग बंद होता है। तो इसमें चार स्वर हैं, ई उ ऊ। ये चार स्वर आपके ये मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर है। अब अगला भेद हम बात करते हैं, वह ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, हमारा जो ओष्ठ है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अगले भेद की हम बात करते हैं। अगला भेद ओष्ठ की स्थिति, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर।
ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इसके दो भेद, किसके, स्वरों के दो भेद होते हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी। इसके आधार पर दो भेद कौन कौन से हैं? पहला है आवृतमुखी और दूसरा भेद है वृतमुखी। अब यहां पर अवृतमुखी और वृतमुखी ये क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे अ आ इ ई ए ऐ। अवृतमुखी क्या है? कि जिनके उच्चारण में हमारे ओठ जो हैं वो क्या होते हैं? वो गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते। गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते, वे अवृतमुखी हैं। इसमें आपका जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से हैं? अ आ इ ई और ए ऐ। ये चार स्वर, दो छः, ये छह स्वर हमारे किस में आते हैं? ये अवृतमुखी। इनका उच्चारण हम आप करते हैं आ नहीं हुआ, यानी गोलाकार, ओष्ठ हमारा वृत्ताकार नहीं हुआ, गोलाकार नहीं हुआ, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अवृतमुखी। और वहीं जब हम वृतमुखी की बात करते हैं तो इनके उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृतमुखी होते हैं। इनके उच्चारण में वृतमुखी स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे आपके ओठ क्या होते हैं? वह वृतमुखी या गोलाकार होते हैं। वृतमुखी या गोलाकार होते हैं। वे स्वर क्या कहलाते हैं? वे स्वर वृतमुखी स्वर कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत उ ऊ ओ औ, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? उ ऊ और ओ औ, और जो ग्रहित है अ, ये स्वर जो है वो किस में जाएंगे? वे वृतमुखी में जाएंगे। यानी ओठ की स्थिति के आधार पर जिनका उच्चारण करते समय गोलाकार नहीं होगा वो अवृतमुखी, जिनके उच्चारण में ओष्ठ, अब जैसे उ करिए, देखिए उ, ये ओठ हमारा गोलाकार बनता है, उ ओ औ, ये गोलाकार, तो ये हमारा वृतमुखी। और अ आ इ ई ए ऐ, इसमें गोलाकार नहीं होता, इसलिए ये अवृतमुखी है। अब इसके बाद हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर जब हम आप किसी स्वर का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वह निकलती है भाई फेफड़े से होकर धक्का देते हुए कंठ से तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, इनसे कहीं न कहीं से स्पर्श करते हुए या रगड़ करते हुए वहां से वो निकलती है। उसी के आधार पर अभी अगले खंड में हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके? हवा के निकलने के आधार पर। हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर अब यहां पर दो प्रकार के, एक निरनुनासिक होता है, पहला निरनुनासिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर। दूसरा कौन सा है? अनुनासिक स्वर। तो जो निरनुनासिक स्वर है
इसको मौखिक स्वर भी कहते हैं, इसी को मौखिक स्वर भी कहते हैं। अब निरनुनासिक क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। इनके उच्चारण में जो वायु है, हवा, वह कहां से निकलती है? केवल मुंह से, केवल मुंह से निकलती है। और इसमें आ इ, इसमें 3 आ इ, ये 3 स्वर हमारे निरनुनासिक हैं। 3 स्वर ही नहीं, हम आदि कर देते हैं, अभी इसमें और चर्चा आगे आएगी। फिर बात करते हैं अनुनासिक। इनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यानी अनुनासिक स्वर के उच्चारण में जो वायु है, हवा, वह मुख के साथ नाक से भी निकलती है। हवा या वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। जिस पर ऊपर चंद्रबिंदी आप लगाते हैं, जैसे आ आपने लिखा, इनके ऊपर जो चंद्रबिंदी लगेगा वह क्या होगा? वह आपका अनुनासिक स्वर होगा। और अब अंतिम भेद की बात हम करने चल रहे हैं स्वर के, वह है जाति के आधार पर। अगला स्वर का विभाजन या उसका वर्गीकरण जो करेंगे वह किस आधार पर है? वह जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर 2 प्रकार के भेद हैं, सवर्ण या सजातीय। पहला भेद होता है सवर्ण या सजातीय, और दूसरा भेद है आपका असवर्ण या विजातीय। असवर्ण या विजातीय स्वर, ये 2 भेद आपका जाति के आधार पर है। तो जाति के आधार पर कि उच्चारण में समान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर, उच्चारण में समान स्थान व समय, समान स्थान व समय, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में समान स्थान व समय को बजाय, बल्कि इसको हम क्या कर दें? प्रयत्न, समान स्थान व प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर, प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वर, ये सजातीय या सवर्ण स्वर कहलाते हैं। इसमें जैसे आ ई, ये समान, फिर ई, फिर उ, ये हमारे क्या हैं? ये सवर्ण या सजातीय स्वर हैं। और विजातीय में इनके उच्चारण में स्थान व प्रयत्न दोनों समान नहीं होते। विजातीय स्वर के उच्चारण में स्थान व प्रयत्न, स्थान
व प्रयत्न दोनों समान नहीं होते, दोनों समान नहीं होते। तो वे स्वर क्या कहलाते हैं? असवर्ण या विजातीय स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ, ए। अब ये सब क्या हैं? ये सब विजातीय स्वर हैं। तो आज के खंड में हम लोगों ने स्वर के भेद को देखा, उच्चारण समय या मात्रा के आधार से लेकर, और सवर्ण या विजातीय किसके आधार पर? जाति के आधार पर। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यंजन का विभाजन, और उसके साथ साथ फिर विभिन्न वर्ण, स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।